चलिए दोस्तों, तो जानते हैं कि आज की ईटीएफ क्या होता है। इसके पहले सबसे ऊपर यूट्यूब के ऊपर हम लोग देखते हैं कि ईटीएफ के बारे में क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है। तो यहाँ पे पुष्कर ठाकुर जी ने एक वीडियो बनाई हुई है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट ने ईवी इंडिया ईटीएफ के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना भी रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। तो इसके लिए हम चले जाते हैं गूगल के ऊपर और लिखते हैं ईटीएफ। ईटीएफ दोस्तों, ईटीएफ का पूरा नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये फंड वो चीज़ होती है कि जैसे कि अपनी एक्सचेंज हो गई, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया या मिड कैप हो गया। तो ये क्या करता है ना कि निफ्टी 50 की जितनी भी कंपनीज है, मतलब कि 50 कंपनी के अंदर अपने स्टेक रखता है। ठीक उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी का ईटीएफ है तो वो बैंक निफ्टी के अंदर लिस्टेड जितनी भी कंपनीज है, जो 15-20 कंपनी है, उन सभी के अंदर अपनी होल्डिंग रखेगा। तो ईटीएफ म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा इस तरीके से अलग हो जाता है कि म्यूचुअल फंड गिनी चुनी कुछ 4-5 कंपनी या 10-15 कंपनी अपने हिसाब से तय करता है, उसके अंदर अपनी ज़्यादा होल्डिंग रखता है, फिर बाकी के अंदर कम रखता है। लेकिन ये इस तरीके से नहीं करता, हर एक के अंदर इक्वल रेशियो से पैसा रखता है। नीचे देखते हैं कि ईटीएफ के टाइप्स कितने हैं। तो ईटीएफ बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहला हो गया पैसिव ईटीएफ। पैसिव ईटीएफ वही ईटीएफ हो गया जिसको मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का ईटीएफ रहता है। तो उसके अंदर वे लोग कुछ ज़्यादा सोचते नहीं है, मतलब निफ्टी 50 के जो 50 कंपनीज है उसके अंदर अपना पैसा डाल देते हैं। फिर एक्टिव मैनेज ईटीएफ भी रहता है, मतलब वे लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड के जैसे ही सभी कंपनी के अंदर नहीं डालेंगे, लेकिन उसके अंदर से जो खास खास कंपनीज है और अच्छी कंपनीज है सिर्फ उसी के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। फिर एक बॉन्ड ईटीएफ भी आता है कि जो सिर्फ बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करता है। फिर स्टॉक ईटीएफ हो गया। फिर इंडस्ट्री और सेक्टोरियल ईटीएफ हो गया। जैसे कि कुछ कुछ ईटीएफ कैसे होते हैं ना दोस्तों, कि जो सिर्फ सेक्टर वाइज ही इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि फार्मा ईटीएफ हो गया, तो वो सिर्फ फार्मा के स्टॉक, फार्मा जो इंडेक्स रहती है उसके अंदर जो जो स्टॉक्स लिस्टेड है सिर्फ उसी के अंदर इन्वेस्ट करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर ऑटो की है या बैंकिंग की है, सीपीएसई है, तो ये सारे ईटीएफ सिर्फ उसी इंडेक्स के अंदर जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स है उसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फिर कुछ कमोडिटीज बेस्ड ईटीएफ भी आते हैं, करेंसी के आते हैं। आजकल बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ भी आना स्टार्ट हो गए। लेकिन दोस्तों ईटीएफ, ये बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ अभी इंडिया के अंदर नहीं चलते हैं। प्रोज ऑन कॉन्स दिखाया हुआ है ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करें। इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों कुछ इतना कुछ बड़ा है नहीं। आप अभी की चाहे आपका जो भी ब्रोकर है, चाहे आपका जीरोधा के अंदर अकाउंट हो, कोटक के अंदर अकाउंट हो, या आप स्टॉक्स के अंदर हो, किसी भी डिस्काउंटेड ब्रोकर के वहाँ हो या किसी भी ब्रोकर के वहाँ हो, हर एक ब्रोकर के वहाँ आप जिस तरीके से म्यूचुअल फंड बाय करते हैं ठीक उसी तरीके से आप ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। फिर एक कंपैरिजन बहुत चलती है कि ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक के। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या क्या फ़र्क रहता है। तो जैसे कि मैंने अभी अभी बताया दोस्तों आपको कि ईटीएफ के अंदर वे लोग क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा सोचते नहीं है, जितनी भी कंपनीज है उसके अंदर इक्वल रेशियो से अपना पैसा लगा देते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा रहता है कि उसके अंदर एक मैनेजर रहता है जो डिसाइड करता है कि किस कंपनी के अंदर ज़्यादा पैसा लगाना है, किसके अंदर कम लगाना है, और वो उसके हिसाब से पैसा लगाता है। और स्टॉक हो गया तो स्टॉक के अंदर तो फंड मैनेजर हम खुद ही हैं और अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। दूसरी एक चीज़ का फ़र्क रहता है दोस्तों ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के अंदर, जो रहता है एक्सपेंस रेशियो का। ये एक्सपेंस रेशियो क्या है वो मैं आपको अभी वीडियो के अंदर थोड़ी देर के अंदर आगे बताऊंगा। तब तक ये पेज कंप्लीट कर देते हैं अपन। ये एक्टिव वर्सेस पैसिव इक्विटी फंड के बारे में के अंदर एक कंपैरिजन दिखाई हुई है कि एक्टिव फंड का रिटर्न क्या रहा था ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 2008 टू 2018 इन लास्ट 1 डेकेड, एंड पैसिव जो ईटीएफ थे उनके रिटर्न्स किस तरीके से रहे हैं, उसके ऊपर डिविडेंड और टैक्सेस किस तरीके से रहता है, क्या रहता है, ये सारा मैं आपको वीडियो के आने वाले के अंदर समझाता हूँ। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अब टॉप ईटीएफ कौन कौन से है इंडिया के अंदर। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी ग्रो का।
तो ये हमने ग्रो का प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है। ग्रो के प्लेटफॉर्म के अंदर जैसे ही आप ऑल ETF के अंदर जाते हैं तो आपको ETF निफ्टी 50, ETF सेंसेक्स, CPSE, इस तरीके से बहुत सारे ETF यहाँ पे लिस्ट करके दिखाए गए हैं। टोटल 19 पेज है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इनका 52 वीक लो और हाई भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। किसी भी ETF को समझने के लिए हम कोई भी एक ETF पहले खोल देते हैं। ये SBI का ETF है, ETF निफ्टी 50 है, जिसकी प्राइस चल रही है 260 रुपये। ठीक है, इसका एक दिन का रिटर्न है 0.17%। यहाँ पे उसका ETF का एक दिन का चार्ट दिखाया हुआ है, ये उसका वीकली चार्ट है और ये इसी का ईयरली चार्ट है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक साल पहले इसकी प्राइस हुआ करती थी 200 रुपये। प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही मैं यह चार्ट को लाऊंगा तो यहाँ पे आपको उसका प्राइस दिख जाएगा जहाँ पे मेरा एरो है। तो एक साल पहले 24 अगस्त 2023 के पास इसका 200 रुपये प्राइस था, जो कि अब आज के दिन के अंदर इसका प्राइस हो गया 260 रुपये। मतलब कि 60 रुपये बढ़ गए, करीब करीब 30% इसका रिटर्न है। रिटर्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैं नीचे आता हूँ तो ये रिटर्न के अंदर दिखा रहा है आपको कि एक साल के अंदर इस ETF ने अपन को 30% रिटर्न दिया है। 3 साल, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक साल के अंदर सेम परफॉर्मेंस दे। तो 3 साल पहले 3 साल का इसका एवरेज रिटर्न निकल के आ रहा है 15% और 5 साल का इसका निकल के आ रहा है 18.7%। इसके साथ साथ इसकी कैटेगरी के अंदर कैटेगरी का एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहा था वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब नीचे जाते हैं तो इसका AMU रहता है कि फंड के अंदर टोटल कितना रुपया लगा हुआ है। तो अभी ये जो SBI म्यूचुअल फंड के द्वारा जो लॉन्च किया गया है SBI निफ्टी 50 ETF, इसके अंदर अभी तक टोटल 2,02,000 करोड़ रुपए लग चुके हैं। टोटल इस ETF के अंदर 51 स्टॉक्स हैं। और यहाँ पे आता है एक्सपेंस रेशियो, जो मैं आपको दोस्तों अभी बता रहा था कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो रहता है कि जो भी ये ETF चला रहे हैं उनको ETF चलाने के लिए, उसके प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए बाय सेल कर, जब भी वे लोग बाय या सेल करेंगे तो तब उनको ट्रांजैक्शन फीस भरनी पड़ेगी, ब्रोकरेज लगेगा। तो इन सब के पीछे उनका खर्चा होता है और ये जो खर्चा होता है इसी को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अगर कंपनी 100 रुपया लगा रही है तो उसके पीछे उसका 0.04% के हिसाब से एक्सपेंस हो रहा है। ये एक्सपेंस रेशियो जो है वो दोस्तों वो हमारे पास से वसूला जाता है। जब भी आप किसी कंपनी का ETF बाय करेंगे तो उसके अंदर से एक्सपेंस रेशियो जितने पैसे आपके काट लिए जाएंगे, उसके बाद ही उसके यूनिट्स बाय होते हैं। तो ये होता है एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड के केस के अंदर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं लेकिन ज़्यादा रहता है। जैसे ETF के मुकाबले ज़्यादा रहता है। जैसे कि ETF के अंदर 0.04 देखने को मिल रहा है ना, तो म्यूचुअल फंड के अंदर देख लेते हैं अपन लाइव ही देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो कितना रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यूचुअल फंड। हम सेमी साइट ओपन करेंगे ताकि हमको समझ में आए कि एक्चुअली कंपैरिजन हम सही से कर पाए। उसके लिए हम एक ही साइट को ओपन करेंगे। तो हम ग्रो को ही ओपन कर रहे हैं। ग्रो के अंदर इस वाले पेज के अंदर तो नहीं है, गेट स्टार्टेड करते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपैरिजन लिख डालते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई भी 2 फंड सिलेक्ट करने का बता रहा है तो हम कोई भी एक फंड लिख डालते हैं, जैसे कि लॉन्ग इक्विटी कोई भी एक ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मुझको देखने को मिलता है एक्सपेंस रेशियो, जो कि है 0.95%। यही एक्सपेंस रेशियो ETF के केस के अंदर था ओनली 0.04%। तो आप देख रहे हैं आपका एक्सपेंस कितना कम हो जाता है ETF बाय करने से। तो ये मेजर डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और ETF के अंदर। अब नीचे जाते हैं तो नीचे देखेंगे अपन शेयर होल्डिंग को। तो शेयर होल्डिंग जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर ये आपका पैसिव टाइप का ETF है और निफ्टी 50 का है तो वो निफ्टी 50 के 50 शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग रखेगा। जैसे कि HDFC, जैसे कि हम निफ्टी 50 के 50 शेयर जानते हैं, HDFC, रिलायंस, ICICI, इन्फोसिस, ICI, L&T, TCS,
तो इसने क्या किया हुआ है ना कि अपनी होल्डिंग इन सभी शेयर के अंदर रखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने सभी के अंदर अपनी होल्डिंग रखी हुई है। अब आप बोलेंगे कि अच्छा तो इसका परफॉर्मेंस और दूसरे का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। अब क्योंकि इसकी होल्डिंग और दूसरे ETF की होल्डिंग भी सेम रहेगी तो उसकी वजह से उनके रिटर्न्स भी सेम ही रहेंगे। जैसे कि ये अब मैंने ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 ETF ओपन किया है, अगर मैं इसके रिटर्न्स देखता हूँ तो इसके रिटर्न्स भी सेम ही है। देखिए यहाँ पे 29.1 है, यहाँ पे 15 पॉइंट है और यहाँ पे 18% के आसपास है। अगर आप कहेंगे कोई और फंड खोल के दिखाओ तो और फंड खोलते हैं, मारी एसेट का निफ्टी 50 ले लेते हैं, तो इसके भी आप देख सकते हैं ये 29.1% है, ये 18%, ये 15% के आसपास। तो इस तरीके से शायद आप लोग किसी भी कंपनी का निफ्टी 50 का ETF उठा के ले लीजिए, वो सारे के रिटर्न एक जैसे ही आएंगे। क्योंकि इन सभी ETF ने क्या किया हुआ है ना कि निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स है 50 स्टॉक्स, उसके अंदर इक्वल वेटेज के साथ बाय किया हुआ है। तो निफ्टी 50 जिस तरीके से परफॉर्म करेगी ठीक उसी तरीके से ये ETF भी परफॉर्म करता है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि ETF बाय करने के और फ़ायदे क्या हैं। तो ETF बाय करने का एक और फ़ायदा है कि आपको मार्जिन के अंदर बेनिफिट मिल जाता है। मार्जिन में कैसे बेनिफिट मिलता है तो वो हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पे हम फिर से गूगल के ऊपर जाएंगे, हम लिखते हैं मार्जिन बेनिफिट इन ETF। यहाँ पे जितना भी है दोस्तों मैं आपको लाइव ही करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आए। लेकिन मार्जिन बेनिफिट के अंदर मुझको कोई ऐसी वेबसाइट दिखी नहीं, तो मार्जिन की जगह पे हम लोग लिख डालते हैं हेयर कट इन ETF। ठीक है, चलिए फायर का ही ओपन कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। कोई भी एक ब्रोकर का अपन ओपन कर देते हैं तो उसके अंदर हेयर कट कितना लग रहा है। अभी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम के अंदर मार्केट के अंदर हेयर कट कितने चल रहे हैं, ये हेयर कट दोस्तों सेबी डिसाइड करता है। तो आपको हर एक ब्रोकर के वहाँ एक जितना ही हेयर कट मिलेगा। हो सकता है कि आपका ब्रोकर थोड़ा सा अच्छा है और ब्रोकर खुद के ऊपर रिस्क लेके अगर वो स्क्रिप्ट को ज़्यादा हेयर कट देता है तो ये ब्रोकर टू ब्रोकर माइनर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो हेयर कट को पहले मैं सॉर्ट कर देता हूँ। तो सबसे कम हेयर कट निकल के आ रहा है ABS लिक्विड का, जो कि एक ETF है। ये HDFC लिक्विड, फिर वापस लिक्विड। तो जितने भी ये लिक्विड भी, लिक्विड कैश, लिक्विड ETF, मतलब कि जितने भी लिक्विड ETF रहते हैं उनका हेयर कट सबसे कम रहता है। देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ 5% हेयर कट है उनका। अब आप लोग पूछेंगे कि लिक्विड ETF क्या होता है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको लिक्विड बीज दिखा देता हूँ। लिक्विड बीज क्या होता है तो इसको हम वापस से गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। ये है निप्पॉन इंडिया का ETF, उसका 1 डे राइट लिखा हुआ है जो कि है 1000 रुपया। आप दोस्तों इसको कभी भी देखें, जैसे कि आज के दिन के अंदर इसका रेट 1000 रुपया है। 5 दिन के पहले तो 1000 रुपया था, 1 महीने में 1000 रुपया, 6 महीने में 1000 रुपया। मैं 1 साल ले लूँ या 5 साल ले लूँ, इसका प्राइस हमेशा 1000 के इर्द गिर्द ही रहा है। ये 1000 रुपये से आगे पीछे गया ही नहीं है। ये कुछ एक बार डिप लगा था जिस दिन मार्केट ये अपना बंद हुआ था, लेकिन उस दिन भी ये लॉकडाउन लगा था, शायद ये वही वाला दिन है। तो उस दिन भी ये 999 रुपये और 85 पैसा ही गया था। बाकी ये इसका प्राइस 1000 रुपये के आसपास ही रहता है। तो फिर ये रिटर्न कैसे देगा, तो ये रिटर्न देता है कि इसको डिविडेंड से जो इनकम होती है उस डिविडेंड की इनकम को ये डेली या 2-3 दिन के अंदर आपके खाते के अंदर जमा कर देता है। तो इस तरीके से लिक्विड बीज आपको पैसा देते हैं। अब लिक्विड बीज का रिटर्न कितना रहता है तो ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। फिर से हम ग्रो की साइट के ऊपर ही जाएंगे। क्या है ना दोस्तों, मैं रिटर्न सिर्फ एक ही साइट को पकड़ के करता हूँ। ऐसा कुछ है नहीं कि ग्रो के ऊपर अच्छा दिखाता है ऐसा कुछ, लेकिन जो मेथड रहती है वो इन सब की, जैसे कि एक साइट के ऊपर देखेंगे तो आपको ज़्यादा कंपैरिजन करने के अंदर इजी रहेगा। तो ये मेरा रिटर्न है लिक्विड बीज का।
इसका 1 साल का रिटर्न रहा है 5.8%, 3 साल का रहा है 4.8% और 5 साल का रहा है 3.8%। अगर मैं लॉन्ग टर्म के अंदर इसका रिटर्न देखने को जाऊं तो ये मोटा मोटा सेविंग अकाउंट के अंदर देने वाला इंटरेस्ट रेट जितना ही रिटर्न है। तो ये क्या करता है ना लिक्विड बीज, कि हमको बैंक अकाउंट के अंदर, आपके सेविंग अकाउंट के अंदर कितना पैसा पड़ा रहेगा उसके हिसाब का ही ये रिटर्न देता है, ये कोई ज़्यादा रिटर्न कमा के नहीं देता। तो फिर आप लोग बोलेंगे तो फिर इसको रखने का रीज़न क्या है? तो इसको रखने का रीज़न मैं आपको समझाऊंगा हेयर कट के अंदर। अब हेयर कट के अंदर देखिए आप, लिक्विड बीज का हेयर कट लग रहा है मेरा सिर्फ 5%। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 1,000 रुपये का बाय किया हुआ है तो 1,000 रुपये के अंदर से सिर्फ 50 रुपया मेरा हेयर कट कटेगा और बाकी के 950 रुपये मुझको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। इस मार्जिन बेनिफिट का उपयोग मैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर, जो मुझको मार्जिन, स्पेन मार्जिन और अपफ्रंट मार्जिन जो पे करना रहता है उसके अंदर मैं कर सकता हूँ। तो जो लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि ऑप्शंस के अंदर क्या होता है ना, इनको मार्जिन का बेनिफिट देना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक निफ्टी मार्जिन लिखता हूँ, ठीक है। ये हो गया मार्जिन कैलकुलेटर बैंक निफ्टी का। करेंसी F&O, अगर मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर एक क्वांटिटी ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए स्पेन मार्जिन लग रहा है मेरा 86,000 रुपया, एक्सवर्जन मार्जिन लग रहा है 15,000 रुपया। तो कुल मिला के मुझको 1,01,000 रुपये मेरे अकाउंट के अंदर हो तभी मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर 28 अगस्त वाला जो फ्यूचर है, जो कि अब इस महीने का जो फ्यूचर है, उसको मैं बाय या तो सेल कर सकता हूँ। तो ये 1,00,000 रुपया लगाने के अंदर जो 50% जो अमाउंट मेरा पे करना रहेगा, मतलब कि 50,000 रुपया, वो मार्जिन मैं अपने हेयर कट से पे कर सकता हूँ। मतलब कि मैं क्या करूँगा कि कुछ करीब 55,000 के आसपास के लिक्विड बीज बाय कर लूँगा। अब ये लिक्विड बीज मुझको, वो 55,000 मुझको अपने अकाउंट के अंदर रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सॉरी, तो यहाँ पे ये मेरा जो बैंक निफ्टी के अंदर मेरा जो 1,00,000 रुपया लग रहा है, तो 1,00,000 रुपया मुझको अपने अकाउंट के अंदर होना ही चाहिए। तो उसके अंदर से क्या होता है ना कि 50% मैं इस तरीके से अपना हेयर कट जो भी अपने होल्डिंग है उसको प्लेस करके मैं पे कर सकता हूँ। तो मुझको ये जो 1,00,000 रुपया रखना है उसके अंदर से 50,000 मुझको कैश रखना होगा। तो 50,000 मेरा कैश पड़ा रहेगा ब्रोकर के अकाउंट के अंदर, वो मुझको रखना ही रखना है। और बाकी के जो 50,000 है तो मैं क्या करूँगा, लिक्विड ETF को बाय कर लूँगा बाकी के 50,000 का, 55,000 के आसपास का, और उसको मैं प्लेस कर दूँगा। जैसे मैं प्लेस करूँगा तो मेरा सिर्फ 5% शेयर कट होगा और बाकी के 50,000 के आसपास मुझको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। तो मेरे 50,000 जो ब्रोकर के अकाउंट के अंदर कैश पड़ा हुआ है वो, प्लस 50,000 जो मुझको मार्जिन बेनिफिट मिला वो, ये दोनों मिला के मेरा 1,00,000 का बैंक निफ्टी ऑप्शन, ये ऑप्शन सेलिंग या तो फ्यूचर बाय सेल करने के लिए जो मार्जिन लग रहा है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब फ़ायदा क्या होगा, मेरे जो 50,000 रुपये जो मैंने यहाँ पे ETF बाय करके रखा हुआ है ये मुझको रिटर्न दे रहा है, तो मैं अपने आधे मार्जिन पे रिटर्न कमा सकता हूँ। जो कि अगर मैं ETF बाय नहीं करता तो ऐसे केस के अंदर मुझको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला था। मुझको तो ब्रोकर के अकाउंट के अंदर जो 1,00,000 रुपया रखना है वो रखे ही रहना पड़ता। लेकिन अगर मैं लिक्विड बीज ETF बाय कर लेता हूँ तो फिर मुझको कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस कहीं पे जाने वाला ही नहीं है। इसका प्राइस ये 1,000 रुपया ही रहेगा और मुझको फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा। अगर मैं थोड़ा रिस्की हूँ और रिस्क ले सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, लिक्विड में ना जाके किसी और लिक्विड बीज में ना जाके किसी और कंपनी का ETF बाय कर दूँगा। अगर मैं किसी और कंपनी का ETF बाय करता हूँ, थोड़े और आगे जाते हैं तो ये सारे देखिए 9% के आसपास स्टॉक स्टार्ट हो चुके हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट ही सर्च कर लेते हैं ETF को तो समझ में आ जाएगा अपना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है सेट 10 का गिल्ड
जो कि एक ETF है, इसका हेयर कट है 10%। उसके और नीचे देखते हैं तो ये EB ETF जो कि 20% हेयर कट पे है। फिर सिल्वर का जितने भी ETF है वो सारे 20% के ऊपर है। गोल्ड का ETF 20% के ऊपर है। और एक्सिस बैंक के बैंकिंग सेक्टर का ETF ले लीजिए या CPSE सेक्टर का ETF ले लीजिए। और आगे जाते हैं FMCG सेक्टर का ETF ले लीजिए। इन सभी के अंदर हेयर कट मेरा 40% लग रहा है और मुझको कोलेटरल वैल्यू 60% मिलेगी। ETF के अंदर हेयर कट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इन कंपेयर टू ऑल द अदर थिंग्स, लेकिन मैं ETF मेरा सेफ है। ETF का रिटर्न थोड़ा सा अच्छा रहता है। ETF के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। मार्केट जिस तरीके से ऊपर या नीचे जाएगा उस तरीके से ETF परफॉर्म करते रहेंगे। तो इस वजह से मेरा ये जो हेयर कट जो यहाँ पे मेरा लग रहा है उसको बात करने के बाद भी मैं अब इसका मार्जिन बेनिफिट उठा सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छा मार्जिन बेनिफिट है। अब बात कर लेते हैं कि ETF से अच्छे वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना दोस्तों, कि जैसे कि ETF के अंदर मेरा हेयर कट 40% लग रहा है तो मैं ETF को हटा देता हूँ, मैं सिर्फ स्टॉक पे ही ध्यान देता हूँ। तो यहाँ पे सेकंड पेज जैसे स्टार्ट करता हूँ तो मेरा एशियन पेज स्टार्ट हो जाता है जो कि 9% दे रहा है। फिर भारती एयरटेल, ब्रिटानिया, डॉक्टर रेड्डी, HCL टेक, HDFC, यूनिलीवर, मारुति, नेस्ले, रिलायंस, इन सभी के अंदर 9% ही हेयर कट लग रहा है। ठीक है। फिर ग्रासिम, कोटक, टाइटन, इन्फी। आप समझ रहे हैं इस पैटर्न को। ये सारी कौन कौन सी कंपनीज हैं? ये सारी की सारी निफ्टी 50 की 50 कंपनीज हैं जिनके अंदर हेयर कट मेरा 10% या 10% के आसपास का लग रहा है या उससे कम लग रहा है। ठीक है। ये सारे हो गए मेरे बॉन्ड। ये सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड है AU कंपनी का और ये G70 स्कीम के अंदर है जिसका मुझको हेयर कट पे करना पड़ा है ओनली 10%। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो कोल इंडिया, तो JSW, इंडसइंड बैंक, SBI, पावर ग्रिड, NTPC, ये सारी कंपनी स्टार्ट हो गई। ये सारी कंपनीज कौन सी हैं? ये सारी है नेक्स्ट 50 की कंपनीज। उसके बाद और आगे जाते हैं तो ये थोड़ी सी स्मॉल, ये अपना मिड कैप की कंपनीज हो गई जिसके अंदर रिस्क थोड़ा सा कम है और इन सारी कंपनीज के अंदर अपना हेयर कट लग रहा है सिर्फ 20%। तो क्या है ना दोस्तों, ये सारी कंपनीज वो कंपनीज हैं कि जिनके अंदर आप होल्डिंग कर सकते हैं। फिर उस होल्डिंग को प्लेस कर दीजिए तो प्लेस करने से 80% आपकी वैल्यू वापस आ जाएगी। आपका सिर्फ 20% ही लगेगा। अगर जिस तरीके से अगर मैं मार्जिन बेनिफिट ये प्लेस करने से मतलब कि ये करीब करीब हो गया आपका 5x का टाइम, तो ये आप मार्जिन बेनिफिट उठा सकते हैं। और आगे जाते हैं और तो ये सारे के अंदर 20% हेयर कट लग रहा है। ये सारी मेरी मिड कैप की कंपनीज हो गई। ठीक है। तो फिर आप बोलेंगे तो फिर सबसे ज़्यादा हेयर कट किसके अंदर लग रहा है कि जिसके अंदर मुझको दे ही नहीं रहे। तो कुछ ऐसी कंपनीज के जो B या ST के अंदर होती है या फिर जो कंपनी स्मॉल कैप के अंदर है, ज़्यादा रिस्की है, तो ऐसे के अंदर आपको हेयर कट 100% लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो था हमारा ETF के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में। कुछ आपका इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर फ्यूचर या ऑप्शन सेल करते हैं या तो फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो उसका मार्केट बेनिफिट आप किस तरीके से उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के अंदर किस तरीके से आप बेनिफिट कर सकते हैं और अच्छा पैसा आप अर्न कर सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में ये वीडियो था। थैंक यू।